चलिए भाई। जी नमस्कार। चलिए आइए शुरू करें आज की क्लास। आ जाइए सभी। थोड़ा विलंब हो गया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो क्लास है समास की, ठीक है। क्लास संगीता आ जाओ, शुरू करें। क्लास समास की क्लास, ठीक है। और अंतिम समास रह गया था आपका। अंतिम समास रह गया था आपका, ठीक है। आज लेट हो गया बेटा, आज लेट हो गया। चलो कोई नहीं, हम आगे क्लास बढ़ा देंगे। तब तक हम थोड़ी सी क्लास बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, चलो आ जाओ। आ जाओ। तो समास कर रहे थे हम, और आज मैं प्रैक्टिस भी लूंगा। आज मैं कुछ टेस्ट लूंगा मैंने यहाँ। रुकिएगा एक मिनट। समास की क्लास हो रही थी, ठीक है। चलिए, चलिए। तो हम समास कर रहे थे, आज टेस्ट भी होगा। चलो आगे बढ़ जाएंगे, कोई नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे। चलिए। एक अंतिम समास रह गया था, सभी आ जाइए। एक अंतिम समास रह गया था। गुड आफ्टरनून। अंतिम समास रह गया था जिसे हम कह रहे हैं बहुव्रीहि समास। छठा समास रह गया था, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसे देखेंगे सबसे पहले। यही समास रह गया था, यही समास रह गया था क्या? ठीक है, ठीक है भाई, यही समास रह गया। क्या होता है बहुव्रीहि समास, इसको देखो क्या होता है बहुव्रीहि। ठीक। याद रखना, इससे पहले हमने द्वंद्व समास पढ़ा था, और द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। पर बहुव्रीहि किसे कहेंगे? बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे मैं अगर तुमसे कहूं, सबसे पहले बहुव्रीहि समास लिख दिया। समास का मतलब है जिसमें दो पद आएंगे। समास का मतलब है जिसमें दो पद आएंगे। समास का मतलब है जिसमें दो पद आएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। दो पद का मतलब पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, दो पद आते हैं। पर जिस समास का ना तो ये पद प्रधान होगा ना ये पद, कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो इसे लिख लेते हैं, फिर हम टेस्ट करेंगे इसका, है ना। पहले मैं समझा दूं इसे कुछ उदाहरणों से, फिर हम आज हम प्रैक्टिस करेंगे समास की। तो मैं पहली नजर में ये लिखना चाह रहा हूं इसमें बहुव्रीहि समास में, जिसका कोई भी, जिसका जिसका कोई भी, कोई भी पद, कोई भी शब्द, कोई भी पद प्रधान ना हो, प्रधान ना हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक तो ये, या फिर इसका, इसमें एक दूसरी विशेषता भी देखी जाती है। दूसरा नंबर मैं इसे लिख देता हूं, नंबर टू, क्या? कि जिसका, जिसका जिसका कोई अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद क्या हो? प्रधान हो। जिसका कोई अन्य पद प्रधान हो, जिसका कोई क्या हो? अन्य पद प्रधान हो। दो चीज देखी जाती है इसमें, कि जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है, जिसका कोई पद प्रधान ना हो, एक तो ये देखा जाता है ना हो। या फिर इसमें यह भी देखा जाता है जिसका कोई तीसरा ही पद प्रधान हो। मैंने यहां पर लिखा है अन्य, अन्य की जगह मैं एक शब्द और लिखता हूं, तीसरा। अन्य या तीसरा पद प्रधान हो, अन्य या तीसरा। तीसरा का मतलब क्या है? कि शब्द एक आएगा, ये पहला होगा, ये पूर्व पद होता है, और ये दूसरा पद यानी उत्तर पद होता है। लेकिन ना पूर्व की चलेगी ना उत्तर, किसी तीसरे की। दो शब्द आएंगे, दोनों की बात ना होकर कोई तीसरा निकल कर आएगा। तो जिसका कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान हो, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए, एक चीज मैं इसमें और लिखना चाहूंगा, एक चीज मैं और लिखना चाहूंगा इसी कलर से, थर्ड नंबर से। वो क्या? कि जब इस समास का विग्रह करते हैं, जब हम इस समास का विग्रह करते हैं, तो थोड़ा सा विग्रह पे भी बात करूंगा। जब इस समास का हम विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर देखिए क्या क्या चीजें आती है। विग्रह करने पर कभी कभी अंत में वाला लग जाएगा, वाला शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। कभी कभी जिसका, जिसके इत्यादि शब्द आता है, और कभी कभी अंत में वह भी लग जाता है। यानी ये शब्द विग्रह में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिसका, जिसके, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं शुरू कर रहा हूं इस समास को बताते हुए, क्या क्लियर हो?
बेटा ऐसा है, समास की फर्स्ट वीडियो शो हो रही होगी, कोई नहीं, लेकिन तुम ना इसके सारे इसमें समास का ये चौथा पार्ट में करा रहा हूं मैं, जो अंतिम समास रह गया है। जो बच्चा अभी अभी आया है वो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखेगा। इसके बाद जो मैं कराऊंगा, जैसे मैं इसके बाद संधि का टॉपिक चलूंगा, वो फ्रेश टॉपिक चलेगा, पर इससे पहले समाज की वीडियो देख लेना। जितने बच्चे ले रहे हैं ना इसे फ्रेश टॉपिक, जो ये कह रहा है वो देख सकता है, ठीक है। मिल जाएगी, आप सारे ऐप में देखोगे तो हिंदी के प्रीवियस वीडियोस इसमें मिल जाएंगे आपको। आपकी फर्स्ट वीडियो नहीं दिखा रहा, आप इसी सेक्शन में हिंदी पीडीएफ में जाएंगे तो कई सारी वीडियोस मिलेंगी। ये क्लास आपकी हो चुकी है, उसे देखेंगे आप। अमन, तुम इसे देखना, ठीक है ना। अपने ऐप में एक बार देखो, ये तो लाइव क्लास आ रही है। जब हिंदी का पोर्शन है, आप देखोगे ना शुरू में ही, तो आपने जो कोर्स लिया होगा उसमें सारे कोर्स की अलग अलग वो बैकग्राउंड बना होगा, इस तरह से बनाया गया होगा ग्रुप, उसमें लिखा होगा रीजनिंग वगैरह। उस वीडियो को देखो तो सारी वीडियो आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना। लाइव क्लास अलग आएगी। चलो आगे बढ़ता हूँ। सबका शेयर हो रहा है, बस मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ अनुराधा। चलो आगे देखो, मैं सिर्फ शब्द दे रहा हूँ। देखो मैं शब्द लिखने जा रहा हूँ, इसे पहचानो। मैंने लिखा है नीलकंठ। 8 अभ्यास आज अभ्यास चलेगा। मैंने एक शब्द दिया है नीलकंठ, बस इसे समझा दो। ये वाला अंतिम समास रह गया था हमारा, फिर हम शुरू करेंगे। नीलकंठ। कोई मुझसे पूछे क्या ये समास है, तो मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि समास ऐसे शब्द को कहते हैं जिसमें दो शब्द जुड़े हैं। तो बताओ कौन किस में जुड़ा हुआ है? नील में कंठ जुड़ा हुआ है या कंठ में नील जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़े हुए हैं। अब कोई मुझसे पूछे इसका पहला शब्द क्या है, तो मैं कहता हूं नील, और सही शब्द नील ही है। पर कभी कभी जब शब्द समझ में ना आए तो उसके मिलते जुलते अर्थवान शब्द बोला करो। मैं नील कह सकता हूं, नीला कह सकता हूं, नीली भी कह सकता हूं। पर बताओ नीली कंठ या नीला कंठ? नीला कंठ। पर नीलकंठ बताओ नीले कंठ को कहते हैं या शिव को कहते हैं? अब नील का अर्थ असली में नीला ही है, और कंठ माने गला या कंठ ही है। पर ना मैं नीले का अर्थ नीला ले लूंगा, ना कंठ का अर्थ कंठ। हम नीलकंठ तो शिव को कहते हैं। तो बताओ शब्द थे दो, हम तो तीसरा निकालने लगे। जब दो शब्द ना हो, कोई तीसरा अर्थ निकलने लगे, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो जिसका कोई अन्य पद या तीसरा पद, दो शब्द है, इसका कोई अन्य अर्थ है। क्लियर है या नहीं है? हाँ, अभी सुनते रहना, सुनो। नीलकंठ। लेकिन अगर मैं कहूं, एक बात और सुनो, नील गगन। सुनो, अगर मैं एक शब्द दूं नील गगन, सुनते रहो, तो यहां भी नील माने नीला, गगन माने गगन। पर नील गगन नीले ही गगन को कहते हैं, नीले आसमान को ही कहते हैं, किसी और को नहीं कहते। जब दो शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं निकले तो बहुब्रीहि नहीं है। लेकिन जब दो शब्द का कोई अलग ही तुम दो शब्द बोलो और दिमाग में कोई तीसरा फोटो फ्रेम आ जाए, तो इसे कहते हैं बहुब्रीहि। कभी कभी बहुब्रीहि समास में सभी समास की झलक दिख सकती है, पहली बात ये जान लो। बहुब्रीहि समास में सभी समास की झलक दिखती है। ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य आते हैं। कहते हैं नीला गगन का गुण है। नीला विशेषण है किसका? गगन का। जिसमें विशेषण और विशेष्य है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण है, और जिसकी वो विशेषता बताता है वो विशेष्य है। नीला गगन कर्मधारय समास है, और ये बहुब्रीहि समास है, पहली बात। फिर एक बात और बताओ, अगर मैं कहता हूं नीलकंठ बहुब्रीहि समास है, पर अगर बहुब्रीहि में ऑप्शन में ना आए तो ये भी कर्मधारय में जा सकता है। तो क्यों? क्योंकि गुण तो है अब भी कंठ का, नीला कंठ। कई बार ये पहली दृष्टि में तो बहुब्रीहि जाना चाहिए। अगर कभी प्रश्न आए नीलकंठ कौन सा है, तो बहुब्रीहि। और ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि नहीं है तो फिर कोई और समास देखना पड़ सकता है तुम्हें, ये ध्यान रखना। ये दोनों ही मान्य होते हैं, लेकिन पहली दृष्टि में बहुब्रीहि रखा जाता है। क्लियर है यहां तक बात? तो बस नीलकंठ जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही पद प्रधान है, जिसका कोई भी पद, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, कोई भी पद प्रधान नहीं है, बहुब्रीहि समास। कोई भी पद प्रधान ना हो, या फिर जिसके दोनों पदों का कोई अन्य अर्थ निकले, जिसका कोई अन्य पद प्रधान हो। अन्य ही पद प्रधान है जो हमारे दिमाग में है, ठीक। अब मैं इसके विग्रह पे बात करता हूं। एक तो बात ये सीख गए तुम, सुनते रहो। एक शब्द और बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं त्रिनेत्र, पहले समझो। तो त्रि माने तीन, नेत्र माने आंखें। त्रिनेत्र तीन नेत्रों को कहते हैं या शिव को कहते हैं? त्रिनेत्र शिव है। लेकिन कितने बच्चे जानते हैं पहला शब्द गिनती का आ गया है। तीन आंखों का समूह। दिखने में यह द्विगु भी लग सकता है। इस समास में अन्य समासों की झलक दिखती है, पर पहली दृष्टि में बहुब्रीहि समास मानते हैं। याद रखना, अगर त्रिनेत्र में बहुब्रीहि नहीं आता तो फिर यह द्विगु में जा सकता है, ऐसा रखते हैं हम, ठीक है। अब आती है बात, मैं इसके विग्रह पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें तुम्हें विग्रह पे बात करी है। अब इसका कोई कहे इसका विग्रह कैसे करें, तो देखिए बड़ा अच्छा, कई बार मैं वाला से कर सकता हूं। तो देखिए दो तरह से इसका विग्रह करा करो। इसे मैं कह सकता हूं नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाला।
फिर हम इसके आगे लिखते हैं अर्थात। अर्थात कौन? अर्थात शिव। ऐसे विग्रह माना जाता है। या तो इसे वाला से कर लो, नीलकंठ वाला, अर्थात शिव। या फिर इसका विग्रह ऐसे भी माना जाएगा। एक विग्रह और करने जा रहा हूं, इसका विग्रह ऐसे भी हो सकता है। दोनों शब्द एक साथ लिख रहा हूं, नीलाकंठ। नीलकंठ माने नीलाकंठ है जिसका, क्या आ जाएगा? है जिसका। तो अंत में क्या आता है? कभी वाला आता है, जिसका, जिसके, जिसकी, ऐसे भी आ सकता है। नीलाकंठ है जिसका, अर्थात कौन? अर्थात शिव। ये दो तरह से मान्य माना जाएगा, ये दोनों विग्रह सही माने जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? नीलाकंठ है, जैसे मैं ये शब्द बोलूं नीलाकंठ है जिसका, तुम कहोगे, तुम्हारे दिमाग में फोटो फ्रेम होगी, कौन? कौन? शिव। नीलाकंठ है जिसका, वो तो शिव है। और नीले कंठ वाला भी कौन है? वो भी शिव है। और अगर मैं ऐसे कहूं, इस विग्रह ऐसे करूं, सभी बच्चे सुनो पुराने वाले, नीले, नीला है जो कंठ, मैं लिख रहा हूं नीला है जो कंठ। जब भी है जो आता है तो कर्मधारय समास होता है। अब अगर मैं बोलूं नीला है जो कंठ, तो ऐसा लग रहा है कंठ की विशेषता बता रहा हूं, वो नीला है। नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है? नीला। पर नीलकंठ, नीले कंठ वाला, फिर तो वो कोई और हो जाएगा। ठीक है ना? नीलाकंठ है जिसका, पता नहीं किसका, उस शिव का है। ठीक है, ये विग्रह बहुब्रीही का है। समझ में आई बात? मैंने लिखवाया उसमें है जो और है के समान। याद रखना, नीलकंठ बहुब्रीही समास है। अगर नीलकंठ बहुब्रीही नहीं आता तो कर्मधारय में भी रख सकते हैं, रखते भी हैं इसे। त्रिनेत्र कैसे कहें? अगर मैं इसे कहता हूं वह है, कई बार ऐसा भी विग्रह करते हैं, वह पहले ही लगा लेते हैं हम। देखो मैं करने जा रहा हूं, वह जिसके 3 नेत्र हैं, जिसके, ऐसे भी कर लेते हैं, 3 नेत्र हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 3 नेत्र हैं जिसके। ठीक है, वह जिसके 3 नेत्र हैं, अर्थात कौन? अर्थात, यहां अर्थात कर लो, अर्थात। अर्थात समझ में आ रहा है तुम्हें? ये भाई ठीक से लिखूं, मैं ठीक से लिख लेता हूं, अर्थात, है ना? अर्थात शिव, त्रिनेत्र अर्थात शिव, अर्थात, अर्थात कौन? शिव। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अभी मैं लिखूंगा, ये विग्रह भी करके दिखाऊं मुझे, बिना विग्रह के नहीं। क्या बात क्लियर हो गई? और जो बच्चा आज ये सोच रहा है, आज आपकी पहली क्लास है, तो देखिए कोई भी जब भी तुम किसी कोर्स को लेते हो तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि एक को आप उसी समय ले लेते हैं। आप क्या करते हैं, कभी कभी किसी कोर्स को थोड़ा रुक के लेते हैं, तो क्लासेस ना कई बार निकल जाती है, क्योंकि रेगुलर ही क्लास हो जाती है कभी कभी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, आपको ना सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इससे पहले जो समास कराएं उसे बहुत अच्छे से देख लोगे तो ये सारे समझ में आ जाएंगे। वरना रिकॉल तो सारा ही होगा, रिवीजन में सारा ही होगा। त्रिनेत्र, मैं कई शब्द देने जा रहा हूं अब आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये द्विगु भी हो सकता है, ये कर्मधारय भी हो सकता है, पर पहली दृष्टि में बहुब्रीही रखा जाएगा। आगे बढ़ो, आगे चलो, मैं लिखने जा रहा हूं, करने जा रहा हूं, जरा बताओ कुछ शब्द बताओ, सब बच्चे बताओ। एक दंत किसे कहते हैं? कह तो देते हैं, हो गया बहुब्रीही, विग्रह मत करो। और हो सकता है विग्रह है, तो कैसे कहते हैं? एक दंत वाला। एक दंत वाला कौन है? एक दंत वाला, अर्थात, अर्थात ऐसे ही करना हमेशा, अर्थात गणेश। पक्का? अर्थात गणेश। या एक दंत है जिसका, कौन? गणेश। कई बार आएगा लंबोदर। कई बार बता सकते हैं इसमें 2 शब्द कौन से हैं? सब लोग निकालते हैं इसमें लंबा उदर, ऐसा ही निकालते हैं, पर इसमें शब्द है लंब। लंब माने ही लंबा होता है, और दूसरा शब्द है उदर। आ का मेल ऊ से होता है तो गुण दीर्घ संधि हो जाती, आ ऊ गुण संधि में चला जाएगा, लंबोदर हो जाएगा। तो कैसे बोलोगे? लंबा उदर है जिसका, क्या करोगे? लंबा, ऐसे ही लंबा ही निकालना पड़ेगा। लंब है उदर जिसका, सही विग्रह तो ये है, लंब का मतलब लंबा ही मान लीजिए, लंबा। तो लंब उदर है जिसका, उदर माने पेट, उदर माने पेट, पेट जिसका बड़ा, उदर है जिसका। तो मैं विग्रह नहीं करूंगा, तुम करोगे अब बाकी, है ना? अर्थात, अर्थात गणेश। चलो और बताइए कई शब्द, 2-3 शब्द दे रहा हूं, कुछ शब्द बताइए, कुछ शब्द बताइए। दशानन, चतुरानन, चतुरानन, दशानन, चतुरानन, चतुरानन। जब भी किसी शब्द के पीछे आनन आ जाएगा तो बहुब्रीही समास हो जाएगा। 10 आनन है जिसके, अर्थात कौन? रावण। आनन माने सर, चतुर माने 4, 4 आनन किसके हैं? 4 आनन ब्रह्मा के हैं। ठीक है, तो ये रावण में चला गया, मैं ऐसे कर दूं, विग्रह तुम कर लेना, बोल रहा हूं मैं, और ये ब्रह्मा में चला गया। तो 2 शब्द आए, अन्य अर्थ निकल रहा है, तो बहुब्रीही समास है। एक और बताइए, चतुर्भुज। इस बार 4 आनन है, 4 भुजाएं, 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन? विष्णु।
विष्णु। और चतुर्भुज कई बार अगर बहुब्री ऑप्शन में नहीं आया तो फिर ये द्विगु चला जाएगा क्योंकि गिनती आ रही है। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और शब्द बताइए। एश शब्द है चक्रपाणी। पाणी शब्द जब भी अंत में आएगा बहुब्री समास। एक है वीणा पाणी, वीणा पाणी। इसका विग्रह ऐसे कर रहा हूं इस बार मैं। वह जिसके हाथों में चक्र है, अर्थात कौन? वह जिसके हाथों में, विग्रह ना जरूरी है, कई लोग नहीं कराते हैं, जरूरी है। वह जिसके हाथों, जिसके, जिसकी, वह जिसकी पाणी, और पाणी ही शब्द लिखना चाहिए विग्रह में, और बाद में चाहे ब्रैकेट में लिख लो हाथ। वह जिसकी पाणी में, वह जिसकी पाणी में चक्र है, चक्र है, अर्थात कौन? फिर अर्थात करके, फिर अर्थात करके आप लगाइए क्या? विष्णु। और इसका क्या आएगा? वह जिसकी हाथों में वीणा है, कौन है? सरस्वती। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी कर लो। वह जिसकी पाणी में वीणा है, अर्थात सरस्वती। ऐसे भी कर सकते हैं इसे। क्लियर हो गई बात? बहुत सारे शब्द आएंगे। पीतांबर भी जाया जा सकता है, दोनों में रख सकते हैं, बहुब्री में भी। पीतांबर, पीतांबर, ठीक है ना। पीत है अंबर जिसके, वह पीत है अंबर जिसके, या फिर ऐसे लिख लीजिए, पीत माने पीले, पीत है अंबर माने वस्त्र, अंबर जिसके, अंत में जिसका जिसके आ जाता है, अर्थात, अर्थात विष्णु। तो इस तरह से शब्द आप कर जाएंगे। और ज्यादा नहीं करता हूं, फिर भी एक दो शब्द बताइए। अगर मैं आपको कहूं चंद्रशेखर, 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 ठीक है या नहीं है? चंद्रशेखर। और एक बार बता दीजिए, चंद्रमौली। अर्थ आने चाहिए इसमें। चंद्र माने चांद, शिखर माने सिर, जिसके सिर पर चांद है। किसके सिर पर चांद है? किसके सिर पर चांद है बताइए? भगवान शिव के सिर पर चांद है। तो मैं कहता हूं जिसके, है ना, वह जिसके सिर पर चांद है, वह जिसके सिर पर चंद्र है, अर्थात कौन? शिव। ये भी विग्रह सही है। और मौली माने बाल, चोटी। वह जिसकी चोटी पे, जिसके सिर पर चंद्र है, ये भी कौन है? ये भी शिव है। इस तरह से सारे शब्द चले जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? एक दो और शब्द मैंने अब तक जितने शब्द लिखे, ये सब पौराणिक ग्रंथों के नाम लिखे, पौराणिक ग्रंथों के नाम लिखे। अब एक और चीज सुन लीजिए। कभी कभी आपको, चलिए इतनी देर बात करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं करता हूँ, बाकी मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, उसमें करूंगा। क्या किसी को कुछ पूछना हो बताइए। एक अंतिम था बहुब्री, थोड़ा विग्रह पे भी बात की। ये सारे बहुब्री समास में जाएंगे। इसमें एक तो दो शब्द आएंगे तो विशेष अर्थ में चुना जाएगा। चलिए मैं इस बार टेस्ट करा रहा हूँ, क्योंकि सारे ही समास कर लिए, अब अभ्यास करते हैं। और यहां मैं बहुब्री समास पे भी बात करूंगा और ज्यादा। चलो पहला प्रश्न है, अभ्यास शुरू कर दिया भाई मैंने, मैं और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, इसे ध्यान रखना। कर लोगे तुम बहुब्री समास, बहुत मुश्किल नहीं आएगा। सही है? मैं एक चीज चाह रहा था, आपको एक चीज और करा दूं बहुब्री समास में। रुको, अब तक जितने शब्द दिए ना मैंने, सारे पौराणिक ग्रंथों के नाम है। पौराणिक ग्रंथ समझते हो कि पुराने समय में जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनमें जो ईश्वर के नाम आते हैं, उनमें कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के नाम आते हैं, उनकी बात करी मैंने। अब तक वो शब्द दिए, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसे भी शब्द आते हैं, इसे भी सुन लो। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द देता हूं, पंख। पंख माने कीचड़, और जा माने जन्मा। ये भी समास है, पंख और जा। पंख माने कीचड़ होता है और जा माने जन्मा। अब मेरे सामने दो शब्द आए और मैं अर्थ निकाल रहा हूं इसका। मैं ऐसे कर रहा हूं, पंख जा, इसका अर्थ है कीचड़ में जो जन्म ले। अगर मैं ये दोनों शब्दों का अर्थ लूं तो देखो, कीचड़ में तो बहुत सारी चीज जन्म लेती है, जैसे फूल, पत्ती, बैक्टीरिया, न जाने क्या क्या कीचड़ में जन्म लेंगे। और पंकज हमारी हिंदी में एक को ही कहा जाता है, वो भी कमल को। तो जब दो शब्द किसी शब्द के लिए रूढ़ बन जाते हैं, पौराणिक रूढ़ बन जाते हैं, रूढ़ का मतलब
विशेष अर्थ में गढ़ लिए जाते हैं, दो शब्द मिलकर, तब वो बहुब्रीहि माने जाते हैं। अब तुम्हारे सामने दो शब्द आ गए और तुम अगर दो शब्द मिलकर एक पर्यायवाची को बता दो, जैसे पंकज, भाई देखिए कीचड़ में जो जन्म ले, अब कीचड़ में तो पता नहीं क्या क्या जन्म लेंगे, पर इसे कमल को ही कहते हैं, तो पंकज कमल को कहेंगे, विशेष अर्थ देगा। वह जो कीचड़ में जन्म लेता है अर्थात क्या है, कमल। तो अब ये पौराणिक नाम तो नहीं आया किसी का। इस तरह के शब्द भी जाएंगे, जैसे मैं दो तीन शब्द देता हूं, ध्यान से सुनो। कुछ शब्द दे रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने लिखूं पतझड़। अब पतझड़ का अर्थ है पत्तों का झड़ना, और पतझड़ तो अब वसंत ऋतु को कहने लगे और सारा समाज ही उसे वसंत ऋतु के तौर पे माना जाता है। तो जब कभी दो शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ में गढ़ते हैं, उसका पर्यायवाची निकल जाता है दो शब्दों का, तब भी ये बहुब्रीहि समास माना जाता है। एक शब्द देखो शाखा, या मैं एक शब्द देता हूं, देखो मृगेंद्र, मैंने तुम्हें पर्यायवाची पढ़ाया होगा। इसमें दो शब्द है, एक तो मृग, मृग माने हिरन, और एक है इंद्र, इंद्र माने भगवान का, समझ लीजिए ये कुछ। तो मृगों का इंद्र ना शेर माना जाता है दो शब्द मृग और इंद्र, पर हम तो शेर की बात कर रहे हैं, तो मृगेंद्र शेर का पर्यायवाची है। तो जब दो शब्द किसी विशेष अर्थ में, वह जो मृगों में इंद्र है अर्थात कौन, शिव, ओ शेर, तो उसे बहुब्रीहि समास माना जाता है। ये भी बहुब्रीहि समास है, ये भी बहुब्रीहि समास है, ये भी बहुब्रीहि समास है। एक मुश्किल शब्द देता हूं, देखो, वैसे ये मैं ऑप्शन में दे रखा है, तब ध्यान रखना। तो सिर्फ पौराणिक ग्रंथों के नाम नहीं आते, ये भी बहुब्रीहि में जाते हैं। विशेष ऋतु की बात कर रहा है ये, इसलिए चला गया ये विशेष ऋतु, पतझड़ वाला मौसम अर्थात क्या है, वसंत ऋतु, ऐसे विशेष ऋतु की बात करेगा, इसलिए बहुब्रीहि में जाएगा। और मृगेंद्र कौन है, शेर। तो दो शब्द अलग अलग है, मृग माने हिरन, इंद्र माने इंद्र, पर ये तो अलग अर्थ दे रहा है। इस तरह से ये बहुब्रीहि समास माना जाता है। क्या बात समझ में आई? हाँ, ये थोड़ा सा लाइक मेटाफर, रूपक नहीं, मेटाफर क्यों कहो, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो कोई नहीं, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कितने बच्चे, आज टेस्ट है बेटा, जितने नए बच्चे होंगे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप समास या तो मेरी वीडियो देख कर देना, या फिर देखते हैं आज आपको कितना समास आता है। और मैं सारा समास पे बात कर रहा हूं। चलो बताओ, प्रतिदिन एक बार सुन लेना सारे बच्चे, एक बार सुन लेना, इनका विग्रह भी करके दिखाना है, बस टेस्ट लेना है मुझे। चलो तो शुरू करो इसे। बताइए पहली बात, प्रतिदिन कौन सा समास है? कहते हैं जिस समास में उपसर्ग दिखे, या जिस समास, अच्छा बताए, समास के अंदर दो पद होते हैं, एक तो पूर्व, पूर्व माने पहला, एक पूर्व पद होता है, और एक होता है उत्तर, उत्तर माने दूसरा। दो पद मिलेंगे तो समास बनेगा, और दोनों शब्द जुड़ के फिर समास बन जाएंगे। समास में दो शब्द चाहिए, लेकिन जिस समास का पूर्व पद उपसर्ग हो या अव्यय शब्द हो, अव्यय ऐसे शब्द बताए थे जिसका लिंग वचन नहीं पहचाना जा सकता कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप, वो कौन से समास माने जाएंगे, अव्ययी भाव। तो कितने बच्चे जानते हैं कि दिन में आगे प्रति लगा है, प्रति उपसर्ग है, पढ़ा है तुमने प्रति उपसर्ग? उपसर्ग ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़े होते हैं, प्रति। फिर भी मैंने शायद तुम्हें ऐसे लिखवाया था, उपसर्ग कौन कौन से शब्द होते हैं, कि जो शब्द प्रति, प्रति होता है उपसर्ग, प्र होता है, आ होता है, वे होता है, नी होता है, अनु होता है, अति होता है, अभी होता है, भर होता है। यदि ऐसे शब्दों से कोई समास शुरू होगा तो अव्ययी भाव माना जाएगा। अच्छा सब बच्चे बताओ, ये तो अव्ययी भाव है, क्लियर है सभी को, सभी ने दिया है। मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन का विग्रह करना। विग्रह मैंने सब पे बात करी है, विग्रह पे कि कैसे विग्रह किया जाए। तो देखिए प्रतिदिन का विग्रह कैसे होता है। इसका दो विग्रह होता है। इसमें सबसे पहले देखो, अर्थवान शब्द क्या है, दिन, या तो दिन को दो बार लिख दो, ऐसे बताया था जब भी प्रति आएगा, या तो ये दिन फिर दोबारा दिन लिख दो, दो बार, द्वितीय पद को दो बार लिख दो, हो गया विग्रह। या प्रति का अर्थ हमेशा हर माना जाता है, गिनती आ जाए और दूसरा शब्द का समूह बन जाए तो उसे कहते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास में पद दो आएंगे, पहला दूसरा, लेकिन प्रथम गिनती का नजर आएगा। और इसका विग्रह कैसे बताया था, पहले पद दूसरे पद का समूह बन जाता है। और इसका विग्रह ऐसे लिख लो, दो, नहीं दो क्यों, सप्त, सप्त ऋषियों का समाहार। थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा अब मैं, या तो दो ऋषियों का समूह लिखिए या समाहार। क्लियर है यहां तक बात? अरे बात समझ में आई? सेकंड का बी कौन हाँ सी लगा है ना, सी का क्या लगा है, सी। आप थोड़ा स्पीड से करें भाई सारे बच्चे, मैं थोड़ा क्लास को बढ़ाऊंगा आज क्योंकि थोड़ा लेट हुआ। गंगा यमुना कौन सा समास है? मैं ये पिछली बार बताकर गया था, बताओ गंगा यमुना कौन सा समास है, बताइए।
बताइए, 1 मिनट में जरा अपना चश्मा ले रहा हूं, फिर मैं बात करता हूं। बताइए जरा, मेरी वीडियो रुक गई? रुकी तो नहीं है। आप अपना फोन फ्रेश कीजिए, एक बार अपना फोन रिफ्रेश कर लें। कभी कभी फोन भी नेट ऑन नहीं करते आप, फिर कहते बंद हो गया। एक बार नॉट नेट भी ठीक कर लें। एक बात बताइए, जब कभी किसी शब्द में हाइफन आ जाए इंग्लिश में, या इसे कहूं मैं योजक, इसे कहते हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आ जाए, सबसे पहले एक काम करो, वो होता है द्वंद्व समास, पहली बात। पर सिर्फ योजक से काम नहीं चलता, योजक से काम नहीं चलता। योजक के बाद जब इस समास का विग्रह किया जाए या डिटेल में बोला जाए, तो बीच में और आ जाए या तथा आ जाए। पर कभी कभी द्वंद्व समास को पता है कौन सा समास कहते हैं? जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों की चले। पता, उसका विग्रह करूंगा गंगा और यमुना, बात केवल गंगा की हो रही है, यमुना की भी, दोनों की हो रही है। पर द्वंद्व समास में ना, पता है असली में जब दो शब्द आते हैं, तो दोनों या तो प्राणी हो, दोनों वस्तुएं हो, दोनों निर्जीव चीजें हो सकती है, दो पदार्थ हो सकते हैं, दो नदियां हो सकती है, यानी दो एक समान जाति के अलग अलग शब्द आते हैं। दोनों ही नदियों के नाम है, पर अलग अलग नदियां हैं। इसमें देखिए, मैं अगर ये कहूं गंगा तट, एक गंगा लिख दूं और बताओ फिर डैश डाल के तट ही लिख दूं, तो गंगा और तट नहीं होगा। इसका विग्रह है गंगा का और तट, क्योंकि एक तो नदी आ गई, एक कुछ और आया। समझ में? इसका गंगा और तट नहीं होगा, गंगा का तट हो जाएगा। पर गंगा यमुना, गंगा का यमुना नहीं हो सकता, या गंगा की नमुना। इसमें दोनों पद एक ही संप्रदाय के अलग अलग शब्द आते हैं। ठीक है या नहीं है? ये बात मैंने बताई थी अच्छे से, अगर वीडियो देखोगे तो हो जाएगा। ये सी सही लगा है। क्लियर है यहां तक बात? एक बार देखना पड़ेगा जो नया बच्चा है। त्रिनेत्र बताओ, त्रिनेत्र पहली दृष्टि में कौन सा है? त्रिनेत्र अभी बताया था, त्रिनेत्र पहली दृष्टि में कौन सा है? त्रिनेत्र तीन आंखों को कहते हैं या शिव को कहते हैं? अरे त्रिनेत्र तो तीन आंख हैं जिसकी, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन? शिव। तो पहली दृष्टि में ये जाएगा बहुब्रीहि। एक बात और जान लो, अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं आए, तब ये द्विगु भी जा सकता है, क्योंकि द्विगु की ये पहचान है कि जब गिनती आ रही है पहला शब्द और दूसरा अन्य शब्द है, तो हम इसे ऐसा विग्रह कर सकते हैं तीन नेत्रों का समूह। लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों शब्द जब अर्थ ही ना देकर कोई और अर्थ देने लगते हैं, तब वो बहुब्रीहि रख लिया जाता है। पहली दृष्टि में यही होगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी बहुब्रीहि ना दे तो आप लगाओगे इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुश्किल भी प्रश्न डालने हैं, बताओ इसमें अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो मैं आसान तो दूंगा नहीं भाई, तुम्हें थोड़ा टिपिकल ही दूंगा। जरा बताइए, बहुत बढ़िया, भी मुझे बताइए समास। पहली चीज सुन लीजिए, समास एक पद का या दो पद का? एक बात सुनिए, मैंने तुम्हें समास भी बताया है और समासिक पद भी बताया है और उसका विग्रह भी बताया है। अब कोई कहे समास किसे कहते हैं? समास, बताओ भाई इसका तो पहले उत्तर। इसका उत्तर अभी बता नहीं पाए आप। इसका उत्तर जिसने ये लगाया, और मैंने बताया था तुम्हें, भर उपसर्ग है। अभी बात करता हूं, सुनो। समास किसे कहते हैं पहले ये। समास असली में दो पदों, पद माने शब्द ही होता है भाई, दो पदों को मिलाने वाली प्रक्रिया होती है। मिलाने वाली प्रक्रिया, ये तो है समास। सुनते रहो, सही है? इसे पहले समझो, फिर बाद में इस पे बात करते हैं। दूसरी बात करने जा रहा हूं, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दे देता हूं, एक लिखा गंगा, एक तो ये शब्द है, और एक मेरे सामने आया तट। कहते जब मैं इसे मिलाऊंगा तब तो समास कहलाएगा, और जब दोनों शब्द मिलकर शब्द बन जाएंगे, गंगा तट, मान लो शब्द बन गए, अब ये समास नहीं है। समास तो इन दोनों शब्दों को मिलाने का सिस्टम है, प्रक्रिया है। जब ये शब्द बन जाता है तब उसे समासिक पद कहते हैं, और फिर इसका विग्रह किया जाएगा। विग्रह कैसे किया जाएगा? गंगा का तट, यही बताया था, ये इसका विग्रह कर दिया। तो प्रश्न ये है, ये समास नहीं है। समास दो अलग अलग शब्दों को मिलाने वाला सिस्टम है, प्रक्रिया। लेकिन जब उस प्रक्रिया से शब्द बन जाते, दो मिलकर एक बन जाते, तब उसे समासिक पद कहते हैं। एक तो ये जानो। दूसरी बात, भरपेट अव्ययी भाव इसलिए है क्योंकि भर इसमें उपसर्ग है ना। इसका विग्रह होता है पेट भर के, ऐसे लिख लो, या पेट तक, ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं। इसका दो विग्रह माना जाता है, पर कोई नहीं। ये कौन सा समास है? यह है तत्पुरुष, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आ जाएंगे। तत्पुरुष में विद्या के लिए आलय, मन माना, मन से माना हुआ, इसमें भी तत्पुरुष है। और कन फटा, कान फटे हैं जिसके, पर अभी मैं इस पे ही चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ो।
रामचरित्र में कौन सा समास है बताओ, छठा प्रश्न बताते जाओ। पिंक से नहीं दिख रहा तो पिंक नहीं करूंगा, पर मैंने पिंक करा कहाँ है इसमें? अच्छा, ये दो पदों को मिलाने वाली प्रक्रिया, चलो अगली बार से लिख दूंगा। अगली बार से बताओ, रामचरित्र विग्रह करो, कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद? द्वंद नहीं है, क्योंकि द्वंद में अगर मैं राम के साथ लिखूं सीता, तब दो प्राणी आ गए, और विग्रह वैसे सीता राम होगा, सीता और बाद में राम लगा दूं तो कहेंगे सीता और राम। ठीक है या नहीं है? दो नाम आने चाहिए, ये द्वंद्व समास है। पर रामचरित्र, राम और चरित्र नहीं हो सकता, ये हो सकता है राम का चरित्र, तो द्वंद्व नहीं है। द्विगु में पहला शब्द गिनती का होगा, द्विगु नहीं है। कर्मधारय नहीं है ये, क्योंकि विशेषण नहीं है। क्या मैं इसका विग्रह कर सकता हूं? राम का चरित्र। कितने विद्यार्थी ये जानते का? क्या ये कारक चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, बताई थी बात। कहते हैं जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाएंगे वो तत्पुरुष हो जाता है। और कौन सा तत्पुरुष है? तत्संबंध तत्पुरुष है। इसमें चरित्र का दूसरे पद का पहले पद से संबंध होता है। राम का चरित्र, चरित्र किसका है? राम का, ऐसे बताते हैं, ठीक है ना? तो संबंध कारक है। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो क्या उत्तर लगा दूं? तत्पुरुष। तत्पुरुष पता है किस समास को कहते हैं? जिसमें पहले पद की नहीं चलती, दूसरे पद की चलती, यानी जिसका पहला पद प्रधान ना हो, दूसरा पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष है। अब ये कैसे करें कि इसमें दूसरा पद प्रधान है? तो इसका पूरा अर्थ निकालो। रामचरित्र किसे कहते हैं बताओ? रामचरित्र किसे कहेंगे? राम को या उनके चरित्र को? मैं रामचरित्र को मानूंगा तो मैं राम को नहीं, उनके चरित्र पर चलूंगा, ठीक है ना? तो इसमें दूसरे पद की ज्यादा प्रधानता दिखती है, बात ही दूसरे पद की होती है। इसमें ऐसा लगता है पहला है, पहला नहीं, इसमें दूसरी। रामचरित्र राम को नहीं कहेगा, इनके चरित्र को ही कहा जाएगा, ठीक है या नहीं? चलो आगे बढ़े। शरणागत, चलो बताओ शरणागत, बताइए भाई, करके दिखाओ आज। हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता? टाइप्स वैसे जनरल पेपर की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस किस जिसका है उसको पूछ सकता है। चलो इस पे कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। शरणागत, जब भी कभी किसी शब्द के पीछे आगत आ जाए, गत आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। एक होगा पूर्व पद, पहला पद। पूर्व माने समझ गए पहला। समास में दो शब्द दिखाई देंगे, दो। पूर्व माने पहला, उत्तर माने बाद में। एक उत्तर पद होगा, और आप जब भी एग्जाम्पल देखना तो दिखेंगे, अभी मैं दिखाता हूं इसमें। लेकिन जब बाद वाला पद, दूसरा पद या उत्तर पद के अंत में तुम्हें आगत दिखे, फिर मैं पिंक ले रहा हूं, यही गड़बड़ हो रही है। तुम बार बार कह रहे हो पिंक ना ले, इस पेन से ले लो, इसको ले लेते हैं। एक तो पूर्व पद है और एक उत्तर पद है, बाद वाला पद सेकंड पद है ना। जब सेकंड पद तुम्हें आगत दिखे, गत दिखे, ठीक है, आगत दिखे और क्या दिखे, कभी कभी अतीत दिखेगा। कुछ शब्द दे रहा हूं मैं, अतीत देख रहा हूं, और ठीक है ना, और प्राप्त लिख देता हूं। ये चार पांच शब्द याद रखो, ज्यादा नहीं। अगर ये बाद का पद होगा, दूसरा पद होगा, तो उसमें लगाना तुम तत्पुरुष। पहली चीज उसमें लगाना तुम्हें तत्पुरुष। मुझे यहीं से दिखा, गत भी दिखा और आगत भी दिखा, ठीक है ना? और उसके अंदर अगर तत्पुरुष है तो कौन सा कारक चिन्ह आता है? कारक तो 8 होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से ए का प्रयोग करते हैं। तो उसमें ना हमेशा को की विभक्ति बीच में लगती है, और को जो होता है वो कर्म होता है। अब सुनिए, मैं शब्द लिख रहा हूं शरणागत, सुनो भाई, शरणागत। शरणागत, इसका विग्रह होता है शरण, आगत माने आने वाला, शरण को आया हुआ। आगत, शरण को आगत या शरण को आया हुआ, क्या इसके बीच में को लग गया? अगर कोई सा भी कारक लग रहा है तो तत्पुरुष है। लेकिन हमेशा ऐसे शब्दों में क्या लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, एक शब्द दे रहा हूं शरणगत, ऐसे लिख देगा, आगत नहीं, चरण और गत। यहां पर नाम है, आ का डंडा है, यहां आ का डंडा नहीं है। शरणगत, शरणगत। कई लोग सोचते हैं शरणगत का मतलब है शरण से गया हुआ, यानी शरण छोड़कर निकल गया। तो कई लोग इसमें ना से लगाते हैं, और से में भी अपादान लगाते हैं, जो कि गलत है। शरणगत का मतलब गत माने प्राप्त होना, गत माने होता है प्राप्त होना। तो इसका विग्रह भी होता है शरण को जो प्राप्त हुआ है, शरण को जो गया हुआ है। विग्रह पे बात करनी चाहिए, कई लोग बड़ा मुश्किल मानते हैं, मैं तो शब्द भी लिख रहा हूं। तो इसका विग्रह कभी भी आएगा तो यह आएगा शरण को गत, शरण को गया हुआ या शरण को प्राप्त हुआ। अगर मैं तुमसे अतीत कहूं, जैसे कालातीत, इसमें अतीत है तो काल को अतीत, काल को आया हुआ, अतीत माने आया। यहां पर
ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, वेट करें, फिर मैं इसे स्टॉप करूंगा। 5-10 मिनट देखिए, ठीक है। काल, काल को अतीत, काल को अतीत या काल को आया हुआ, याद रखना इसमें कर्म तत्पुरुष जाएगा। मुश्किल लगा भाई? जरूरत क्या थी इसे करने की? वैसे तो तुमने लगाया होगा तत्पुरुष, क्योंकि कर्म धारा में विशेषण विशेषण नहीं दिख रहे, बहुब्रीहि है नहीं, अव्यय भाव भी नहीं है, ठीक है या नहीं है? तो किस दृष्टि में जाएगा? तत्पुरुष। लेकिन जब भी अगर ये अंत में प्रश्न आए, जब भी अंत में आए, तो आप क्या लगाएंगे इसमें? करण। अरे समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। वैसे इतना नहीं है, तुम डायरेक्ट बताओ। याव जीवन मैंने कराया था तुम्हें, अभी 2-3 प्रश्न दो फटाफट। यावत जीवन मुश्किल लग रहा है, इजी इजी करा दूं? हाँ भाई, शब्द है याव जीवन, बताइए। याव जीवन असली में जब संधि करते हैं इसकी, तो ये 2 शब्द से बना है, यावत और क्या है? जीवन, इससे बना है। ता जब जा से मिलता तो ता आधे जा में बदल जाता है। जब मैं संधि कराऊंगा तो बताऊंगा। कनिका थोड़ा सा वेट करें, 5 मिनट और लूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था ना। ठीक है, चलिए बताइए। तन्नू कह रही है इजी इजी। चलो बताओ, याव जीवन है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव लगा दिया ना तुमने? प्रश्न तो कर दिया तुमने। यावत मैंने लिखवाया भी था तुम्हें, तुम भूल गए हो, मैंने यावत लिखवाया भी हो गया। ठीक है, अभी ऐसे ही करते हैं, चलो करके दिखाओ। बहुब्रीहि समास कौन सा लगाओगे? अब भाई मैंने तो करी है। बहुब्रीहि समास कौन सा लगाओगे? जल्दी बताओ बहुब्रीहि, और सारे समास बताओ। जब भी कभी यथा आ जाए, तो देखो मैं करा चुका हूं, वैसे तो ये बताने की जरूरत नहीं है। जो समास प्रति से शुरू हो, यथा से शुरू हो, है ना, नी से शुरू हो, अनु से शुरू हो, भर से शुरू हो, ला से शुरू हो, यानी जब ये पूर्व पद आए, पूर्व पद आए, तो ये उपसर्ग हैं, और उपसर्ग से शुरू होने वाला समास क्या माना जाता है? अव्ययी भाव। यथा तो अव्ययी भाव है, मैं विग्रह पे बात ही नहीं करता हूं, ठीक है, अव्ययी भाव। पर चंद्रशेखर बहुब्रीहि लगा दिया होगा तुमने, वेरी गुड, ये तो अभी मैंने बताया। अच्छा, राजकुमार और चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चांद है, कौन है? शिव, बहुब्रीहि हो गया। पर बताओ, राजकुमार, कुमार का संबंध, पुत्र का संबंध राजा से, तो इसका विग्रह है राजा का कुमार। अरे राजकुमार, मेरा कुमार, ठीक है ना, या राजकुमार का है तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। और कमल कैसा है? नीला है, ये है कर्मधारय, विशेषण विशेषण गुण है किसी ना किसी का, तो कर्म धारय। बिल्कुल ऐसे आ सकते हैं प्रश्न, ये ध्यान रखना। एक और प्रश्न बताइए, क्या बता सकते हैं? चलो दूसरा बात, 1 मिनट, यही बताएं, और इसकी जगह बताएं। इसमें से बता सकते हैं अपादान तत्पुरुष कौन सा है? चलो मैं विग्रह करके बताता हूं। अपादान की पहचान से विग्रह से होती है, ठीक है। और एक हमारा करण तत्पुरुष होता है। ये बताई थी बात, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो भैया? है, तुम कोर्स भी ले लेते हो और पढ़ना है नहीं। करण की पहचान भी से होती है, इतनी हिम्मत तो मुझे। वैसे कोई भी टीचर ये मत सुना करो कि आसान दे मुश्किल दे, एग्जाम ओरिएंटेड दे रहा हूँ। आप जिस दिन ये करने लगे ना क्लास में, ये आसान है मुश्किल है, उस दिन क्लास नहीं हो पाएगी। क्लास का मतलब तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आपको तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, कहना चाहिए सर, सर हमें सारी चीज़ें समझाओ। आप में से कुछ बच्चे कहते हैं आसान आसान दे दो सर हमें। आसान आसान देखोगे तो खुद ही पढ़ लेते, क्या जरूरत थी? ये सारी चीज़ें आनी चाहिए तुम्हें। बताओ कौन सा लगाओगे? अब इसका ज्यादातर बच्चों ने ये दिया, आप सुन तो लो, ए क्यों है? इसका आंसर ये ए है। देखो सुनो, अपादान केवल इसमें, इसमें नहीं है। अच्छा, हस्त माने हाथ, लिखित माने लिखा हुआ, तो इसका विग्रह कैसे कहते हैं? हस्त का हस्त लिखा करो, ब्रैकेट में लिखा करो हाथ, क्योंकि समास में शब्द नहीं बदलते, हम कई बार अर्थ देने के लिए ब्रैकेट में लेते हैं। हस्त से लिखित, हाथ से लिखा हुआ, लिखित, हस्त से लिखित, लिखित माने लिखा हुआ, हस्त से लिखित, थोड़ा ध्यान दो इस ओर। लिखित माने ब्रैकेट में लिख लिया करो, लिखा हुआ, ठीक है ना। तो बताओ, यहां से आया, जब से का अर्थ द्वारा निकलने लगे, के द्वारा, तब करण है उसके अंदर, तब क्या है? करण। तो देखिए, हाथ से लिखा हुआ, और करण हमेशा साधन बनता है, रिसोर्स। क्या लिखने के लिए, कुछ मैं लिख रहा हूं, लिखने के लिए साधन है हाथ। जब कोई चीज किसी के लिए साधन बनती है, उसमें करण है। बाढ़ पीड़ित, तो इसका भी कैसे कहूंगा? बाढ़ से पीड़ित,
और यहां भी सेक अर्थ के द्वारा निकलेगा, बाढ़ के द्वारा पीड़ित है, पीड़ित है, पीड़ित, अरे वो पीड़ित है पर उसका साधन बनी बाढ़, बाढ़ के कारण ही वो पीड़ित हुआ। ठीक है। शोक आकुल, इसका भी विग्रह ऐसे होता है, शोक से शब्द नहीं बदलते, आकुल। और कोई कुछ है, आकुल किसे कहते हैं? आकुल माने व्याकुल, व्याकुल किसे कहते हैं? व्याकुल माने परेशान, वो ब्रैकेट में लिख लिया करो। पर वो व्याकुल है, परेशान है, पर किससे? शोक से। शोक साधन बन रहा था, इसका भी अर्थ के द्वारा होगा, शोक के द्वारा व्याकुल है। ठीक है या नहीं है? इन तीनों में करण है, पर वो पूछ रहा है अपादान। अपादान में कोई चीज किसी से दूर हो जाती है। पद माने पद और च्युत माने निकला हुआ, यानी भटका हुआ। इसका अर्थ है पद से च्युत, च्युत माने दूर हुआ, ध्यान रखना, अलग हुआ, निकला हुआ, इसके अंदर अपादान था। ऐसा प्रश्न आया तुम्हारे पेपर में, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लास नहीं चल रही, पद से अलगाव याद रखना। अच्छा मैं अब खत्म करता हूं, ठीक है? आज के लिए इतना ही रख लें, आज के लिए इतना रख लें, कल मिल लेंगे फिर। तो मैंने समास की वर्कशीट करा दी है, जाते जाते एक समास का ये क्वेश्चन करके जाओ, जाते जाते ये वाला क्वेश्चन करके जाओ, जाते जाते इसका आंसर देके तब जाओ। ठीक है, तो आज इतना ही रख लेते हैं भाई। आप मैथ्स की क्लास कर लीजिए, ठीक है, डन। आप मैथ्स की क्लास कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रख लेता हूं, बाकी मैथ्स की क्लास कर लो तुम, इसका आंसर देते जाना आप। ठीक है, आप जा सकते हैं, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं जा सकते, लास्ट बस आंसर देते जाना इसका। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष। ठीक है, इसमें मैं लिख भी देता हूं, आप इसे देख लेना। अव्ययी भाव समास वो समास होता है जब दो पद आए, पहला और दो, दो शब्द आते हैं, समास बन जाता है। पूर्व और उत्तर, तो मैं कहता हूं जिसका पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में, तो मैं कहता हूं जिसका पूर्व पद प्रधान होगा, पहला पद पूर्व लिखूं या पहला पद प्रधान हो, वो है अव्ययी भाव। और अगर कभी कहे जिसका पूर्व नहीं, जिसका उत्तर पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो, दूसरे की ज्यादा चले, वो है तत्पुरुष। तो उत्तर तो ये जाएगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसके दोनों ही प्रधान हो, पहला और दूसरा दोनों साथ हो, दोनों पद प्रधान हो। थोड़ा ना टिपिकल पढ़ा करो तुम लोग, तुम इजी इजी पढ़ोगे उससे कोई फायदा नहीं है। दोनों पद प्रधान हो, इतनी भी मुश्किल नहीं है, जितना आप जितने छोटे बने रहते हैं कैसे सीखेंगे, सब सीख जाते हैं। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं, कोई भी पद प्रधान नहीं, तो इस चीज को आप देख के जाओगे। बाकी फिनिश है आज की क्लास, चलो भाई जा सकते हो। ठीक है, डन। ठीक है भाई, आज इतने ही, डन। तो पूर्व पद नहीं पूछ रहा है, दूसरा पद, और दूसरा पद तत्पुरुष का प्रधान होता है, दूसरा पद तत्पुरुष का होता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसके अलावा नहीं रखते। चलिए भाई, कल से संधि शुरू करूंगा मैं इस क्लास में, और सबको आना है। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, वरना क्लास लेने चलिए, मैथ्स की क्लास शुरू हो गई आपकी। ठीक है, नहीं मैं सिलेबस बता दूंगा।